चीन को लेकर भारत के दो रक्षा मंत्रियों ने बिल्कुल साफ बिना लाग लपेट के ये धारणा बनाई कि चीन भारत का शत्रु नंबर 1 है। इन रक्षा मंत्रियों में एक थे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब और दूसरे थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। जॉर्ज साहब ने तो मुझसे कहा कि नाम लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 नहीं है, दुश्मन नंबर 1 तो चाइना है, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2। और यही बात मुलायम सिंह यादव ने भी कही और मुलायम सिंह जी ने यह बात पार्लियामेंट में भी कही। क्या 62 की लड़ाई के बाद जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा और उसके बाद चीन ने विश्वासघात किया और परिस्थितियां वो बनी कि भारत को एक शर्मनाक पराजय से गुजरना पड़ा चीन के साथ युद्ध में, उस परिस्थिति के बाद जब हम निकलकर बाहर आए तो 62 के बाद से लेके अभी तक की जो यात्रा है हमारे देश के तौर पर भारत की, हमने उसमें क्या कभी ऐसा कोई स्वर दिखाया या ऐसा कोई आचरण दिखाया जिससे ये स्थापित हो, पुनर्स्थापित हो कि भारत मानता है कि चाइना दुश्मन नंबर 1 है, एनिमी नंबर 1? मुझे लगता नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम कभी हेल मेल के चक्कर में पड़े रहे, कभी कारोबार के चक्कर में पड़े रहे, चाइना के साथ कुछ ना कुछ चलता रहा, लेकिन चीन का मन कभी नहीं बदला। जो उसका मन 62 में था वही आज भी है। मैं इस विवाद में भी आज नहीं पड़ता कि कितने जमीन चीन ने हथिया ली और क्या हुआ और किसके शासनकाल में, उस विवाद में मैं अभी नहीं जाना चाहता। मैं आज का बहस इसलिए लेके आया कि हमने एक देश के रूप में इस धारणा को सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं स्वीकार किया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु चीन है और उसके साथ वैसा ही आचरण हम रखते हैं। दुनिया के 2 देश जो आबादी के हिसाब से नंबर 1 और 2 पर है, चीन 1 पर, हम 2 पर। चीन की अर्थव्यवस्था, चीन का कारोबार, बहुत कुछ प्राणवायु भारत से ही पाता है और दशकों से। नरसिंह राव के समय में जब उदारीकरण लागू हुआ तो उसके बाद क्या परिस्थिति बनी? खिलौने से लेके, टार्च से लेके, मोमबत्ती से लेके, गणेश लक्ष्मी से लेके, फूलदान और गुलदान, सब कुछ चाइना से ही आ रहा है ना। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े ठेके भी चाइना की कंपनियों के पास। देश में मोबाइल का कारोबार का में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चाइना की कंपनियों की। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के नाम पर आज सारा देश भर दिया चाइना के माल से। क्या ये नहीं किया हमने एक देश के रूप में? किया। और इसमें सब सरकारों की भूमिका रही। कोई सरकार किसी पार्टी की हो इससे एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती। और समय समय पर हम चीन के राजनीतिक नेतृत्व को के साथ अपना हेलमेल बढ़ाने की कोशिश भी करते रहे काफी। और इसी के उलट देखिए, चाइना हमारे लिए सीमावर्ती इलाकों में समस्या पैदा करता रहा। हमारी छाती तक चढ़ के आने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने डेवलप कर लिया और हम कुछ वहां बनाए तो चीन नाक बहुत सिकोड़े और हमारे शत्रु पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखा उसने।
पाकिस्तान को भी मजबूती दी चाइना ने। दुनिया के तमाम छोटे मुल्कों को उसने पैसा देके, कर्जा देके अपना शागिर्द बनाया, और वैसे ही पाकिस्तान भी अपना शागिर्द बना लिया। हमारे लिए चिंता डबल हो गई। हमारे शत्रु नंबर 1 ने हमारे शत्रु नंबर 2 को अपना मित्र बना लिया। बताइए, हो गया संकट डबल कि नहीं? हमारे 2 सबसे बड़े शत्रु और दोनों मित्र हो गए। चाइना को जब से चाइना ने पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखा तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तान उस धूर्त प्रेमिका की तरह हो गया जो अमेरिका से भी लाभ लेता है, और अमेरिका को चाइना का भय दिखा के लाभ लेता है कि हम चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे, और जब अमेरिका डांट फटकार करता है तो चाइना के पास चला जाता है, कहता अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो हम अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे। ये दोनों बड़े मुल्क इस नाते पाकिस्तान के भयावह का ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहे। पाकिस्तान के भूसामरिक हितों को चाइना ने गिरवी रख लिया अपनी जेब में, वो भी हमारे लिए संकट का कारण है। गलवान और गलवान के बाद तवांग, ये दोनों घटनाएं भारत की चीन नीति की पुनर्व्याख्या की मांग करती हैं। चीन को लेकर भारत के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करती हैं। एक देश के तौर पर हमको चीन को लेकर एक नए ढंग से सोचना होगा। ये ठीक है, हमारी सेना बहादुर है, उसमें साहस है, शौर्य है, तेज है, तेजस्विता है, बल है, निर्भयता है। उसने गलवान से लेके यहां तवांग तक पीएलए के सैनिकों को पीछे ढकेला, लेकिन ये चाइना मान जाएगा ऐसा संभव नहीं। ये चीजें बार बार नहीं दोहराई जाएं, भारत के मनोबल को बार बार तौलने की हिमाकत नहीं हो, इसके लिए मुझे लगता है भारत को अपनी चीन नीति पर एक बार फिर से आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तैयार होना होगा। मसला ये नहीं कि 62 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ, 70 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ और अब क्या हुआ, क्योंकि जो हो गया उसको अंडू नहीं कर सकते हम। और ये भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी विषय नहीं। ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान का मसला है। इसमें जो भी राय बने वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, जनता दल, फलाना ढिकाना के आधार पर नहीं बने, वो भारत के आधार पर बने। वो भारत की राय होनी चाहिए। देश के मसलों पर ये क्षुद्र राजनीतिक विवाद नहीं चल सकता। 62 के बाद कुछ ना कुछ छुटपुट होता रहा, और कुछ नहीं किया तो कम से कम चाइना ये तो हमेशा करते ही रहा कि भारत से जुड़ी सीमाओं, दुर्गम इलाकों पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती लगातार बनाता रहा। उसके बाद गलवान, तवांग और इस तरह की घटनाएं इतिहास में नहीं भी जाएं गोपाल सिंह जी, अब आगे क्या होना चाहिए इस पर तो चर्चा करनी चाहिए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, वाजपेयी ने क्या किया, छोड़िए, अब उनको तो यहां उपस्थित नहीं कर सकते पूछने के लिए। लेकिन आगे से हम क्या करें, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल थोड़ा अलग मिजाज का। आज जो बहस हो रही है वो दूसरे मिजाज की हो रही, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूं, तो मेरा मुद्दा ही दूसरा है। मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान को लेके पहले तो आप हम लोग ये स्वीकार करें कि सरकार और राजनीतिक दल भारत का छोटा हिस्सा होते हैं। भारत एक बड़ी चीज है जिसमें 150 करोड़ लोग हैं। भारत में पाकिस्तान को लेके जो भाव है, एक मान्यता है, स्थापित मान्यता है, कोई सरकार रहे,
किसी आरटी पार्टी की हो, कोई हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे तक पेनिट्रेटेड है वो भाव। वैसा भाव हो चाइना को लेकर क्यों नहीं बन पाया देश में? मैं इस बात से सहमत नहीं होता भाई। 62 की लड़ाई छोड़ो, जॉर्ज साहब रक्षा मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में। मैं तो किताब पढ़ी बातें नहीं कहता, जो खुद पे मैं जानता हूं उतनी बात बताता हूं शो में। वो रक्षा मंत्री थे, मैं जॉर्ज साहब से मिला, बात होने लगी, पाकिस्तान पर चर्चा हुई, 15-20 मिनट पर चाइना पे हुई। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, मैंने एज ए डिफेंस मिनिस्टर, आज मैं रिवील कर रहा हूं, गोपाल सिंह जी आप भी ध्यान सुनिए, आदित्य जी आप भी, उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर अग्निहोत्री जो मैंने कागज देखे जब, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई हमारा तो एनिमी नंबर 1 चाइना है। और हम कहते हैं 62 के बाद उसने कुछ किया नहीं, सीधे बच्चे की तरह कैसे था, फिर डोकलाम में थोड़ा बहुत करबट ली, फिर गलमान कर दिया हल्का फुल्का, और ये नहीं। तो जॉर्ज ने ऐसा क्यों कहा? मैंने उनसे कहा कि आपने बात वाजपेयी जी को बताई? बोले बताई। मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार भाई जॉर्ज साहब आप डिफेंस मिनिस्टर हो, ऐसा बाहर मत बोल देना, बड़ा बवाल हो जाएगा। अटल जी ने कहा। मैं इस बात को उद्धृत कर रहा हूं, डोकलाम, गलवान और ये तवांग पर बहस नहीं करने आया केवल। मैं समझने आया कि जब देश के 2 रक्षा मंत्री, हमसे ज्यादा, आदित्य जी से ज्यादा, गोपाल जी से ज्यादा, और जो 3 पॉलिटिकल लोग बैठे, इनमें से किसी ने वो सीक्रेट दस्तावेज नहीं देखे जो भारत के गृह रक्षा मंत्री उन्होंने देखे, ठीक ना? वो ऐसी धारणा तब क्यों बनाई जबकि कोई बवाल भी नहीं था उस वक्त तो चीन से, वाजपेयी जी के समय। ये स्थायी समस्या है चीन। आशीष जी आप भी सेना में रहे हो, ठीक? मैंने मुलायम सिंह यादव को इसी बात को, जॉर्ज साहब ने जब मुझसे ये सब चीजें कही थी तो उन्होंने उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए, क्योंकि वो दूसरे किस्म के राजनेता थे। मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल ठेठ अंदाज में सपाट कहा था लोकसभा में खड़े होके कि भाई दाएं बाएं न भटको, चीन है सबसे बड़ा संकट हमारे लिए, हमारा शत्रु नंबर 1। लेकिन वैसा व्यवहार मुझे देश का नहीं दिखा। हम हेल मेल में ही लगे रहे क्या? मैं फिर कह दूं, मैं बहस को नेहरू और मोदी पर केंद्रित नहीं करना चाहता ना, बहुत बार हो गया, सारे चैनल वही कर ही रहे, मैं उससे बचना चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं, नरसिंह राव के समय में जब उदारीकरण भारत में लागू हुआ तो पेंसिल सेल से लेके और बड़ा वाला टार्च वाला सेल से लेके, टार्च से लेके खेल खिलौना, जोतना, राख, चिड़िया बल्ला, जो जितनी चीजें आप दिमाग में विजुलाइज कर सकते हो, सब चाइना दे, चाइना दे, चाइना दे, चाइना। पूरा भारत तबाह हो गया। नेल कटर बनना बंद भारत में, पेंसिल सेल बनना बंद, बड़े सेल बनना बंद, क्योंकि कॉम्पिटिटिव नहीं कर पा रहे, खिलौने इंडस्ट्री खत्म हो गई। फिर क्या खाक लड़ेंगे हम? भाई चाइना की जेब में पैसा भेजने का काम तो हम ही लोग कर रहे थे। 135 करोड़ का देश था, जो भी सामान लेते थे थोक में लेते थे, नहीं? और इतना ही नहीं, सदर बाजार में बिकने वाला सामान नहीं। बहुत विनम्रता से लेकिन पूरी दृढ़ता से कहूंगा, तब से लेके अब तक भारत के जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हुए, उनमें से अधिकांश में ठेका चाइनीज कंपनियों ने हथियाया। अब बताइए, उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। मेरा मानना है कि चीन से छोटी चीज आयात करके मंगवा के यहां हमने भारत के छोटे से छोटे उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी, नरसिंह राव के समय से लेके आज तक। मेरा मानना यह, और मैं अपने मानने पर दृढ़ हूं, किसी दिन इसी पे बहस करूंगा तो 1 घंटे इसी पर सारे आंकड़ों के साथ बात करूंगा। स्वीपिंग रिमार्क नहीं होना चाहिए। पर स्वाभिमान को बेच के नहीं किया था कांग्रेस की सरकार। इसलिए ये जब आप दूसरे को मजबूत भी कर रहे हो आर्थिक तौर पर, और उसके बाद कर मैथिल जी, एक मसला खड़ा होता है, पाकिस्तान को लेके हर छोटा बड़ा आदमी ललकारता है भारत में। ये एक फैशन भी है क्या कि भाई चलो 2 दिन हो गए, बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे।
ठीक, एक है अच्छा भी लगता है जनता को, ठीक। चाइना को लेके कोई भाव ही नहीं बनाया, और भारत के 2 रक्षा मंत्री कहते रहे कि भाई साहब सबसे बड़ा शत्रु चीन है, उसको समझिए, पाकिस्तान तो नंगा भूखा है, चाहे जब 2 घंटा मार दीजिएगा उसके। एक स्थिति होती है कि भाई क्या सीधी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये लड़ना उपयुक्त है रणनीतिक स्तर पर, ठीक। अगर उत्तर आता है कि नहीं सीधी लड़ाई अवॉइड होनी चाहिए, क्या, मेरी बात को समझिएगा जरा, गंभीर प्रश्न है। तो दूसरा एक ही रास्ता होता है कि आप अपने शत्रु को आर्थिक तौर पर कमजोर करें, और कमजोर ना कर पाए तो कम से कम अपने हाथों से मजबूत तो ना करें, नहीं, क्योंकि जितना घी दूध खाएगा तो बाद में हम ही को मारेगा, ये तो गांव वाला भी जानता है। क्या पिछले 30-40 सालों के भारत में 90 में से मान लीजिए उदारीकरण जब से शुरू हुआ, 30 साल के भारत में, 35 साल के, दिवाली पे टांगने वाली झालर तक भारत में बनना बंद हो गई, दिया तक चाइना से आने लगा, पैसा नहीं जा रहा गोपाल सिंह जी। या हम सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में कहना चलो भाई धूम धड़ाका। हथियारों के मामले में हम कितना सक्षम हुए और कितना आत्मनिर्भर हुए, उनके निर्माण में, उनके मेंटेनेंस में, दोनों में। जो मेरे जैसा सामान्य आदमी समझ पा रहा है कि बिना आदमी के तकनीक और मशीनें लड़ेंगी, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। हम आलू के चिप्स में उलझे रहे, वो माइक्रो चिप्स बना रहे, हम आलू के चिप्स में उलझे रहे हैं, और बाकी टाइम बचा तो उसमें राजनीतिक तू में उलझ गए, जो खाली टाइम बचा बोले मैं तेरी कमीज फाड़ू तू मेरा कुर्ता फाड़, तो वो स्थिति है, ठीक है। आशीष जी, आप जो बात आदित्य जी ने कही या जो बात गोपाल जी कह रहे थे, ठीक बात है। अगर परिस्थिति ऐसी बनी कि रोबोट लड़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम होगा, तब तो स्थिति परिस्थिति और व्यक्तिगत शौर्य जिसको लेके हम लोग अभिभूत रहते हैं, और वास्तव में अभिभूत रहने वाली चीज है। हमने उन विकट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, सामान्य कपड़ों में, सामान्य जूतों में, वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है शौर्य और साहस। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वो उसकी वो ही खत्म हो जाता है, प्रासंगिकता चीज की नहीं। जहां आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जहां आपके सामने रोबोट होगा, ड्रोन होगा और उस ढंग की चीजें होंगी, तो पूरा परिदृश्य ने बदल जाएगा। जैसे सामान्य आदमी के लिए, जो मैं समझ पा रहा हूं सामान्य आदमी के प्रतिनिधि के तौर पर, अल जवाहिरी को मारा गया, अभी कोई नहीं गया, कहीं जूतों की खटपट नहीं सुनाई दी, दाएं मोड़ बाएं मोड़ कुछ नहीं, आदमी का कोई भूमिका नहीं, हजारों हजार किलोमीटर दूर कंप्यूटर पर कोई आदमी बैठा होगा, और अल जवाहिरी का मकान, इलाका, मोहल्ला, पहले देश आइडेंटिफाई हुआ, फिर प्रदेश, फिर इलाका, फिर मोहल्ला, फिर मोहल्ले में घर, घर में खिड़की आइडेंटिफाई हुई और काम तमाम हो गया। अब मेरे जैसे सामान्य आदमी समझ रहा है कि भविष्य के युद्ध ऐसे ही होंगे, वो दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो वाले नहीं होंगे। भैया आदित्य प्रताप जी, गोपाल सिंह जी, आशीष जी, ठीक समझ रहा मैं? बिल्कुल। बड़ी शक्तियां कम से कम ऐसा ही युद्ध लड़ेंगी, छोटे छोटे देशों को छोड़िए, लेकिन बड़ी शक्तियां ऐसा ही युद्ध लड़ेंगी। गोपाल जी ठीक कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा? आदित्य जी, लड़ाई ऐसी होगी अब तो। हमने वो जो 71 के शौर्य देखे, हमने बीर अब्दुल हमीद का शौर्य जो देखा, वो माथे पर उनके चरणों की धूल लगाने जैसी है चीज, वो इतना बड़ा काम। लेकिन समय बदल गया। अफगानिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने किया, जीती हारी छोड़िए,
लेकिन उसकी ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि वो तो उतरे नहीं जमीन में, सुरक्षित उसमें रहे और बाकी कंप्यूटर पर खेले। और जहां शारीरिक संघर्ष की जरूरत हुई वह अफगानी आगे कर दिए, बोले मरो मारो, जानवरों की तरह से अफगानियों को लड़वा दिया। ये परिस्थिति बनेगी। खैर, विकास जी, जो बात आशीष चतुर्वेदी कह रहे थे उसी बात पर मेरा आज ज़्यादा फोकस है। स्वाभाविक है, आपको अपनी राजनीतिक बात कहने का अधिकार पूरा है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा अलहदा है। मोबाइल फोन चाइना का क्यों बिके? ठीक, ये भी मैं रोज पढ़ता हूं कि जी वो डाटा चोरी कर रहा है चाइना, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, खतरा हो जाएगा। लेकिन ओप्पो टोप्पो तमाम तरीके की चीजें हैं उसकी जो बिक रही भारत में, बड़ी संख्या में बिक रही। जहां बहुत ऐसी समस्या हो कि वो तकनीक दुनिया में कहीं है ही नहीं, मजबूरी है, तो चलो भाई चाइनीज को ठेका दे दें, समझ में आता। नेल कटर भी चाइना बनाएगा, टार्च डालने वाला सेल भी चाइना बनाएगा, और बच्चों की खिलौने वाली कार भी चाइना बनाएगा। गजबे नहीं है? इस पर तो रोक लगे पहले, बाकी चीजें बाद में होंगी, ये तो तत्काल हो सकता है। मुझे ये बताइए एक लाइन में, यही बात मैं आशीष जी से भी पूछूंगा बहुत संक्षेप में, कि 1962 के युद्ध से 2013 तक का जो समय रहा, यानी नेहरू जी के समय जो युद्ध हुआ उसके बाद से नरेंद्र मोदी के आने तक का जो कालखंड रहा, उसमें चाइना और भारत की क्या स्थिति रही, क्या ऐसा रिश्ता रहा? 62 से 2013 तक का जो दौर रहा भारत का, उसमें भारत और चीन के उस पर क्या डेवलपमेंट रहा उस फ्रंट पर? मुझे लगता है कि भारत को, यानी यहां के जनता और सरकारों को, ये दोनों पूरब भी एक साथ में और पश्चिम भी एक साथ में नहीं चल सकते। आप न चौराहे पर खड़े रह सकते, तब भी दुर्घटना होगी। एक रास्ते पर चलना होगा। हमको ये तय करना होगा कि ये मानना होगा मनसः वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से, कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तब तो हमारी तैयारी, स्थिति, परिस्थिति सब उस दिशा में जाएगी। अगर हम खुद डोल ड्रम में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, भ्रम का मानस बना के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि चाइना का जो उसके नेतृत्व का, आज से नहीं, ये जिनपिंग आ गया इससे नहीं, अरे जवाहरलाल जी के समय तो पिनपिंग नहीं था, ये उसके डीएनए में है। कब्जा करो, साम दाम दंड भेद, जमीन कब्जाओ, राष्ट्र कब्जाओ। अब चूंकि बहुत जेब में पैसा भी आ गया, मैं फिर उसी बात पे आता हूं, जेब में पैसा भी आ गया। मेरी बात जो लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को थोड़ा खंगालते होंगे वो सहमत होंगे। दुनिया के तमाम छोटे मुल्कों को गिरवी रख लिया अपनी जेब में चाइना ने, बिना हथियार, पैसा देके। बोले लाओ पैसा चुकाओ, बोले है ही नहीं, बोले आ जाओ। सोच सकते हैं आप, ऐसा जमींदार जिसने कई मुल्कों की सरकारें अपने बकसिया में बंद कर ली। पीओके में क्या स्थिति है, वो हमारे लिए संकट का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? पीओके में मालिक की स्थिति पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, माफ करिएगा गोपाल जी, पीओके में मालिक की स्थिति तो चाइना के हाथ में है। ये जो चाइना ने इस ढंग का आधिपत्य हासिल किया हमारे आस पड़ोस में भी, वो भी चिंता का विषय है। और सेना का शौर्य, उसका तेज, उसका प्रताप, उसका बल, हिम्मत, हौसला, सबको सलाम। लेकिन हमारे देश, मतलब देश के तौर पर हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सेना के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थितियों में का निर्माण करें। भविष्य का युद्ध कैसा होगा, इसकी तैयारी आज होनी होगी। हम 62 क्यों हारे, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, उस पर बहुत चिंतन करने से सब कुछ हासिल होगा। ना 62 टाइप नेता हैं अब दुनिया में, ना 62 जैसी परिस्थिति है, ना 62 जैसा युद्ध होना है अब कभी।
तब 62 का क्या करें? आज तो ये देखना है कि भविष्य का संघर्ष होगा तो कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीजें तो परिस्थितियों पर निर्भर हैं। कोई नहीं कह सकता कि युद्ध में क्या होगा, कैसे होगा, इसीलिए वो युद्ध है, अनिश्चित है, वही युद्ध है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, जिसकी ओर मैं देख रहा हूं थोड़ी जागृति आई है, लेकिन ये जागृति देश भर में आनी चाहिए और हर आदमी के मन में आनी चाहिए। ये भाजपा कांग्रेस के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि चाइना के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, कम करेंगे। इतना तो करो। जो आदमी यहां बैठा है नोएडा में अपना कारोबार कर रहा, उसको तो गलवान में जाना नहीं लड़ने, ना डोकलाम में। इतना तो करे। ये छोटी छोटी चीजों ने भारत में क्या स्थिति पैदा कर दी। करोड़ों लोग अपने कारोबार से वंचित हो गए, करोड़ों लोग वंचित हो गए। और ये मैं अपने आंखों से देखा, इसलिए मैं तो ज्यादा दाएं बाएं की चीजों पर विश्वास ही नहीं करता। एक बार मैं सदर गया, दिल्ली का सब बहुत बड़ा बाजार है थोक का, वहां मैंने देखा जो सामान देखो बोले चाइना, मेड इन चाइना। मैंने भैया हिंदुस्तान वाला कुछ नहीं बोला ना, भाई साहब नहीं बिकता। क्या पेंसिल, रबर, पेंसिल छीलने वाला वो जो शार्पनर, क्या ये भी नहीं बना सकते थे? हम दुनिया की चीजें बना रहे। इनमें बनाने के लिए जो लोग लगे थे वो बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? देश आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ये जन जागरण होना चाहिए। सेना की तैयारी एक अलग किस्म का तकनीकी विषय है, वो सेना से जुड़े लोग करेंगे। और जो सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक लीडरशिप होती है देश की, वो उसमें उनके साथ मिलके वो अपना रास्ता तय करेंगे। वो मसला यहां जेरे बहस नहीं है ना 150 करोड़ लोगों के लिए। स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, रणनीतिक चीजें हैं। लेकिन ये मुझे लगता है राष्ट्रीय महत्व की चीज है, जिस पर राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए। पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़ा होना चाहिए। चाइना के लिए मानस वैसे ही बनना चाहिए। आदित्य जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को लेके का एंगल और भी है, इसलिए भी है, ठीक है, लेकिन ये भले नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनकी जेब में पैसा और संसाधन दोनों हैं। पाकिस्तान तो नंगा है, भूखा है। इसीलिए शायद जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था मुझसे कि पाकिस्तान हमसे कब तक लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। इसीलिए शायद मुलायम सिंह ने कहा था। उस चीज को समझना चाहिए। हमको लाइन तो सीधी खींचनी चाहिए। हमारे लाइन में भ्रम नहीं, हमारी दिशा में भ्रम नहीं होना चाहिए, न राष्ट्र के मन में न सरकार के मन में। और जो राष्ट्र के मन में हो वही सरकार के मन में होना चाहिए। किसी भी भारतवासी को यह अच्छा नहीं लग सकता कि ऐसी परिस्थितियां बने। एक भी सैनिक जख्मी होता है तो देश को कष्ट होता है। सैनिक हमारे मान बिंदु हैं, वो भारत का चेहरा है। सीमा पर जो सीमा पर आदमी खड़ा है, वो 150 करोड़ लोगों के हौसले, साहस और जनादेश के साथ खड़ा है। वहां पर वही भारत है। एक व्यक्ति अगर भारत है कहीं, तो सीमा पर खड़ा जवान भारत होता है। वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व देता है। देश के मान सम्मान, देश का मान सम्मान उसके पास होता है उस वक्त। इसलिए मुझे लगता है कि चाइना को लेके हमको नए सिरे से चिंतन करना होगा। नीति के स्तर पर नीति स्पष्ट हो, नियत स्पष्ट हो, तो फिर फैसला भी ठीक होता जाता है। पहले नीति स्पष्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है भारत में चाइना को लेके जो नीतिगत भ्रम रहा, विभ्रम रहा, संभ्रम रहा, उससे समस्याएं ज्यादा बढ़ी,
उस भ्रम से बाहर आना होगा, हमको मानना होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप चौराहे पर खड़े होकर किसी को गाली गलौज करो, नहीं, ये कूटनीतिक दृश्य नहीं। लेकिन हां, हमको पता होना चाहिए कि ये शत्रु है, तो शत्रु से शत्रु जैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र से मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। आशीष बाबू ने बड़ा अच्छा उदाहरण इजराइल का दिया था। ऐसा साहस पैदा करना होगा। और मैं फिर कहूंगा, व्यक्तिगत साहस और शौर्य प्रणम्य है, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल रही है। अब तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, उस ओर भी जरा हमको देखना होगा। धन्यवाद।